आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी की एक अन्य पुस्तक कृतिका का अध्याय 30 रीढ़ की हड्डी, जो कि हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय आ रहा है, उसको हम पढ़ेंगे। यह एक नाटक है। इस नाटक के लेखक है श्री जगदीश चंद्र माथुर। थोड़ा सा हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी सारी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से इनको की नाटकों में रुचि थी और नाटकों की रुचि के होने के कारण ही यह कॉलेज और विद्यालयों में कई उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर उनका यही शौक सृजन में परिणत हो गया। इनके नाटकों में कई विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी भी बड़े चर्चित रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये इनके नाटक हैं। भोर का तारा, वो मेरे सपने, ये इनके एकांकी संग्रह। इन्हीं के द्वारा लिखित एक एकांकी हम जो है एक नाटक जो है आज हम समझने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है, इसके बारे में हम जानते हैं, जिसके अंदर एक परिवार के अंदर लड़की को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आते हैं और किस प्रकार का माहौल वहाँ का नज़र आता है, किस प्रकार की बातचीत वहाँ की होती है, उसी का वर्णन इसके अंदर किया गया है। और किस तरीके से हमारे समाज में आज भी दक्यानुसी विचार चल रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। यही हम समझने का प्रयास करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त जो कि लकड़ी का बना हुआ है, पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आ रहे हैं। तख्त को एक तरफ से अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पकड़ रखा है, दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। धीरे धीरे करके वे तख्त को मोड़ते हुए कमरे में लेकर आ गए। नौकर उनका कहता है, बिछा दूं साहब? तो बाबूजी बोलते हैं, बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या परमात्मा के यहाँ जब अकल बढ़ रही थी तो क्या तू देर से पहुंचा था क्या? तो वो कहता, बिछा दूं साहब? तो बता ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर और दोनों मिलकर उस तख्त को बिछा देते हैं। नौकर ही करने लगता है। तो बाबूजी बोलते, तू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कोई कम काम नहीं किए, हमने भी खूब मेहनत की है। कलशों से नहाता था लोटों की तरह। ये लकड़ी का तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, हाँ बस ऐसे। और अंदर जाकर बहूजी से दरी मांग कर लेकर आ। इसके ऊपर दरी मांग कर लेकर आ और साथ में बिछाने के लिए चद्दर भी लेके आना, और वही चद्दर लेके आना जो कल धोबी के यहाँ से धुल कर आई थी। नौकर अंदर जाता है। इसी बीच साहब बीच में जो टेबल पे बिछा हुआ मेज पोश है उसको व्यवस्थित करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। तभी अचानक घर की मालकिन अर्थात उनकी पत्नी प्रेमा आ जाती है। कदूमी रंग की, सांवले रंग की, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से ऐसा मालूम होता है जैसे बहुत काम करके आई हो, बहुत व्यस्त है। और उनके पीछे पीछे बिग्गी बिल्ली की तरह और नौकर भी आ जाता है खाली हाथ। और जैसे वो खाली हाथ आता है, बाबू राम स्वरूप दोनों को देखते लग जाते हैं, एक तरफ अपनी पत्नी को, दूसरी तरफ उस नौकर को। तभी उनकी पत्नी बोलती है, प्रेमा, मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में हुआ ये था कि नौकर ने अंदर जाकर कपड़े की जगह, चद्दर की जगह धोती का नाम ले लिया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अभी धोती की कहाँ जरूरत है? तो राम स्वरूप ने कहा, कैसी धोती? अभी तो तुम धोती बदल कर आए। उनकी पत्नी ने कहा, तो फिर आपको धोती किस लिए चाहिए? राम स्वरूप ने कहा, तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा ने कहा, यही तो मैं कह रही थी, ये रतन ही तो कह रहा था कि साहब जो है धोती मंगा रहे हैं। तो राम स्वरूप वापस नौकर को कहते हैं, क्यों बे रतन, क्या तेरे कानों में डॉट लगी हुई है? क्या तेरे कान सुन पड़ चुके हैं? मैंने तुझे कहा, तूने उसको ध्यान से सुना नहीं। मैंने तुझसे धोती नहीं मांगी थी, मैंने तो वो चद्दर मंगाई थी जो कल धोबी के यहाँ से धुल कर आई है, उसे मांग ला। अब बता, मैं तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? तेरा दिमाग जो है बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, किसी भी बात को ध्यान से सुनता नहीं है, उल्लू कहीं का।
तभी प्रेमा नौकर को कहती है, जा अंदर जा रतन, पूजा वाली कोठरी में से लकड़ी के बक्स के ऊपर कुछ धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठाकर ले आ। तो रतन बोलता है, और दरी दरी कहाँ से लाऊं? तो प्रेमा ने कहा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वो देख, वो पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी को उठाते हैं और बीबी जी के नौकर को कहते हैं कि बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाकर लाना और सितार भी, दोनों लेकर आना। रतन जाता है, दोनों पति पत्नी मिलकर उस लकड़ी के तख्त पर दरी बिछाते हैं। तभी प्रेमा कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली तो आज सुबह से मुंह फुलाए बड़ी नाराज खड़ी है, बड़ी उदास है, उसको पता नहीं किस बात का गुस्सा आया हुआ है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं, वो क्यों मुंह फुलाए खड़ी है? तुम उसकी कैसी माँ हो, किस मर्ज की दवा हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है? जैसे तैसे करके मैं लड़के वालों को पकड़ में लेकर आया हूँ, कितनी मुश्किल से मेरे पकड़ में आए हैं। अब लग रहा है तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत पर, मैंने जो मेहनत की है उस पर सारा पानी फिर जाएगा, तो तुम मुझे इसके लिए दोष मत देना। तभी प्रेमा कहती है, तो मैं क्या करूं, मैं तो सारे प्रयास करके हार गई। तुम ही ने तो उसको पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा दिया है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री सुबोधनी नामक पुस्तक पढ़ ली। सच में उस स्त्री सुबोधनी पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, वैसी बातें तो आजकल बीए एमए की पढ़ी हुई लड़कियां भी नहीं जानती हैं। और आजकल के तो लड़कियों के लक्षण ही बड़े अनोखे हैं। पहले हम जैसे लोग ठीक थे, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत अच्छे थे, हर बात को समझ जाते थे। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना, ग्रामोफोन बाजा उसको कहते हैं जिसमें पहले रिकॉर्डिंग किया हुआ आवाज़ उसके अंदर लोग लगाते थे, जैसे आज तरीके के टैप, सीडी, डीवीडी इत्यादि होते हैं, उस समय ग्रामोफोन बाजा होता था। तो प्रेमा ने कहा, क्यों? रामस्वरूप ने कहा, यह बाजा दो तरह का होता है, एक तो आत्मिका का बनाया हुआ है, जिसे जब चाहे चलाकर जब चाहे तब रोक लो। दूसरा उस ईश्वर का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ, अगर एक बार उसके ऊपर रिकॉर्ड चढ़ जाए तो वापस रुकने का नाम नहीं लेता। प्रेमा कहती, हटो भी, तुम्हें भी कैसी हंसी ठटोली सूझ रही है। यह तो होता नहीं कि अपनी पुत्री उमा को सही राह पर लाते, उसको समझाते। अब देर ही कितनी सही है उन लोगों के आने में। तो रामस्वरूप ने कहा, तो क्या हुआ? प्रेमा बोली, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके उसको नीचे लाना, लेकिन आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के, जब तक वह सही मेकअप नहीं करे, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल न करे, तो भला कौन पूछता है। इसी के मारे मैंने उमा के सामने पाउडर बॉर्डर सारे संसाधन सुंदरता के रख दिए, पर उसे तो पता नहीं इन चीज़ों से कितनी नफरत है। मेरा कहना था कि मेरी बात का वो बुरा मान गई और आंचल में मुंह लपेटकर सो गई, लेट गई। मैं तो बाज आ गई तुम्हारी इस लड़की से, मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को वह तैयार नहीं है। तभी रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इस लड़की का कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पूरे पाउडर का, पूरे मेकअप सौंदर्य का बाजार चलता है, कारोबार चलता है, लेकिन मेरी ये लड़की मेरी कुछ भी नहीं सुनती है। पता नहीं इसका कैसा दिमाग है, पता नहीं इसकी कैसी सोच है। प्रेमा ने वापस रामस्वरूप ने कहा, मैंने तो इसको पहले ही कहा था कि इंट्रेंस पास यानी 10वीं पास ही करा देते तो लड़की अपने हाथ रहती, अपनी बात मानती, लेकिन इसने तो इतनी पढ़ाई कर ली, अब इतनी परेशानी हमको आज नहीं उठानी पड़ती, लेकिन तुमने तो मेरी आज तक एक भी बात नहीं सुनी। तभी रामस्वरूप उसकी बात को काट देते हैं और दरवाजे से बाहर झाँकते हैं कि कई लड़के वाले आ तो नहीं गए, और अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारी जबान पर तो बिल्कुल भी काबू नहीं है, तुम्हें बोलते समय कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है कि तुम क्या कह रही हो। मैंने कल ही तुम्हें बता दिया था कि जब ये लोग आए, उन लोगों के सामने हमारी पुत्री का, हमारी बेटी का जिक्र अच्छे ढंग से करना, लेकिन तुम तो अभी से सब कुछ इतना कुछ उगल रही हो, पता नहीं उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। तो प्रेमा ने कहा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस तुम तो मुझे मेरा काम बता दो, तुम जैसा कहोगे
मैं वैसा ही करूँगी। तो रामस्वरूप कहते हैं तुम जाओ और उमा को जैसा हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर, अगर वो पाउडर वगैरह ना लगाए कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी बेटी कौन सी बुरी है। जब वो लोग आए तुम उसको पान लेकर भेज देना। और उसको कहते हैं कि तुमने नाश्ता तो तैयार कर ही दिया होगा, तभी रतन का आना होता है। तो वे रामस्वरूप कहते हैं आ गया रतन, इधर ला इधर ला। रतन जो होता है अपने हाथ में बाजा, चद्दर इत्यादि लेकर आता है और रामस्वरूप कहते हैं उधर से चद्दर पकड़, दोनों मिलकर चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा ने कहा कि नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें मैंने बना दी है, साथ में कुछ फल भी रख दिए हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी तैयार है, लेकिन हाँ मक्खन, मक्खन तो अभी आया ही नहीं। तो रामस्वरूप ने कहा क्या कहा, अभी तक मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त मक्खन की याद आई है? जानती हो यहाँ से मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं है। अब ऐन समय पर हम मक्खन कहाँ से लाएंगे? अब बताओ, दुकान भी यहाँ से बहुत दूर है। अब रतन मक्खन लाए कि यहाँ घर का काम करे? दफ्तर के चपड़ा से भी मैंने यहाँ आने के लिए कहा था, तो उसने भी नखरों के मारे मना कर दिया। अब बताओ मक्खन कौन लेकर रहेगा? तो प्रेमा बोलती यहाँ कोई कौन सा काम ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार भी आ गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, जब वो आएंगे तब मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ तुम खुद लेकर आ जाना। इतनी देर में रतन बाजार जाकर मक्खन ले आएगा, 2 आदमी तो हैं, मक्खन तुरंत आ जाएगा, इसलिए आप रतन को मक्खन लाने के लिए भेज दीजिए। रामस्वरूप बोलते हैं आगे, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है, दूसरा उनका खुद लड़का। जो लड़की को देखने के लिए आने वाले थे उनका नाम, लड़के के पिताजी का नाम बाबू गोपाल प्रसाद था और उनका लड़का था। और देखो उमा से कह देना जब वे लोग यहाँ आए तो यहाँ बड़े सलीके से आए, बड़े करीने से आए, क्योंकि ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे भी इनके ऊपर बहुत आता है, इनके दकियानुसी ख्यालों पर, लेकिन मुझे अपनी पुत्री की बात इनसे करनी है, विवाह की। खुद पढ़े लिखे वकील हैं, बड़ी बड़ी सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की ऐसी चाहते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो प्रेमा कहती और लड़का? रामस्वरूप कहती मैंने तुम्हें लड़के के बारे में बताया था कि बाप शेर है तो लड़का उससे भी अधिक सवा शेर है। बीएससी के बाद लड़का लखनऊ में पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। दोनों बातें अलग अलग करता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मुझे अपना मतलब सिद्ध करना है, वरना इन लड़कों और लड़कों के बापों को मैं ऐसी खरी खोटी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी याद रखते। रतन, जो कि अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी कहने लगा बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप बोलता है क्या है? देखो कोई आ रहा है दरवाजे पर। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर जल्दी अपना मुंह वापस अंदर करते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए, अर्थात गोपाल प्रसाद उनका लड़का, दोनों आ गए हैं। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू अभी तक गया नहीं बेवकूफ़, यहीं पर खड़ा है, अभी तक मक्खन लेने नहीं गया? वे जोर से नौकर को कहते हैं। सब चौपट कर दिया, अब उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और अंदर वाले दरवाजे से बाहर की तरफ चला जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को अच्छी तरीके से समझा देना ताकि थोड़ा बहुत गीत भी गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा कहती ये बाजा भी वो नीचे रख कर ही चला गया, कमबख्त, कम से कम इसको सही ठिकाने पर तो रखता। रामस्वरूप कहता है तुम जाओ, मैं इस बाजे को रख दूंगा। प्रेमा अंदर जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, तभी किवाड़ पर दस्तक होती है, ठक ठक की आवाज़ आती है। रामस्वरूप जोर से हाँ हाँ करते हैं कि आइए आइए अंदर आइए। तभी बाबू गोपाल प्रसाद और उन लड़के शंकर का अंदर आना होता है। आंखों से उनकी चतुराई टपक रही है, आवाज़ से ऐसा मालूम हो रहा था काफ़ी अनुभवी और काफ़ी फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खींच निपोरने, अर्थात मन ही मन कुछ ऐसा लगता था बोलने वाला है, और नौजवानों में से एक है। आवाज़ उसकी बड़ी पतली और खिसियाट भरी है और झुकी कमर इनकी खासियत है।
राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए दोनों बाप बेटे को कहते हैं, आइए इधर तशरीफ लाइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो पकड़ी हुई लकड़ी की बैत होती वह नीचे गिर जाती है। राम स्वरूप कहते हैं, बैत लाइए, मुझे दीजिए, और वे बैत को लेकर कोने में रख देते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं। राम स्वरूप उनको कहते हैं, आपको मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद जोर से खंखार करते हुए कहते हैं, नहीं, तांगे वाला सब कुछ जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, तो रास्ता कैसे नहीं मिलता। रामस्वरूप बोलते, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद ने कहा, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो मुझे भी करनी है, बल्कि ये कहिए कि मैंने आपके लिए बहुत परेशानी पैदा कर दी। रामस्वरूप ने कहा कि आपने कहाँ परेशानी पैदा कर दी, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे हैं। हम तो आपके सेवक हैं, आपकी बात को मानेंगे। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर वे देखते हैं और लड़के से कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू। उनके पुत्र का नाम शंकर बाबू था, गोपाल प्रसाद के। उनसे कहते हैं कि कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर बोलता है, जी नहीं, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड चल रहा था, इसलिए मैं भी आ गया। रामस्वरूप बोलते हैं कि आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो शंकर ने कहा, जी यही कोई साल 2 साल। तो रामस्वरूप कहते हैं, कैसे साल 2 साल? साल 2 साल? तो शंकर ने कहा, जी, एक आध साल का मैं मार्जिन रखता हूँ, अंतर रखता हूँ, इसलिए अभी तक मेरे कोर्स खत्म होने में 2 साल है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बात यह है कि साहब, शंकर 1 साल बीमार हो गया था, और इस बीमारी के कारण और इस उम्र में भी इन लोगों को इतनी सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि हम स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, लेकिन फिर भी कोई बीमारी नहीं होती थी। मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो भी वैसी की वैसी भूख रहती थी। लेकिन आजकल के लड़कों में पता नहीं वैसी क्षमता नहीं रही है, थोड़ा सा भी कुछ खा ले तो तरह तरह की बीमारियां उनको घेर लेती है। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो हमने भी उस ज़माने में कम नहीं खाई, उस ज़माने में 1 पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद ने कहा, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई मिठाई आ जाती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की खाने की ताकत थी। और अकेले, और अब तो बहुत सारे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। उस समय ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना कोई टेनिस, ना कोई बैडमिंटन। आज तो तरह तरह के खेल होते हैं, लेकिन कुछ लोग हॉकी या क्रिकेट के खेल उस समय जानते थे। मगर मजाल है कि कोई कैद का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप दोनों खीसे निपोड़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और रामस्वरूप कहते, जी हाँ, जी हाँ, उस ज़माने की बात कुछ और ही थी, और हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद बड़े जोशीली आवाज़ में कहते हैं, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार अगर कुर्सी पर बैठ जाए तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे तक हम जो है वापस उठते नहीं थे। जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक पास भी अंग्रेजी बड़ी लिखता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखता था, फर्राटे की। और आजकल के एमए पढ़े लोग भी उस समय के मैट्रिक पढ़े हुए लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने आप को जब्त करना, अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों हंसने लग जाते हैं। जी हाँ, वो तो बड़ा रंगीन ज़माना था। रामस्वरूप जी कहते हैं, बड़ा रंगीन ज़माना, और हंसने लगते हैं। साथ में शंकर भी धीरे धीरे ही करता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद तभी अचानक अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा, अब इधर उधर की बातें बहुत हो गई, चलो साहब, बिजनेस की बात हो जाए। जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य को पहले पूरा करें। इस प्रकार आज हमने इस अध्याय में, इस एकांकी में भाग प्रथम पूरा किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के बीच व्यापार की बात होती है, किस प्रकार शंकर और उमा के बीच संबंध हो पाता या नहीं हो पाता है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। और हम भी इस घर पे इस अध्याय को पढ़ेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और इसको अधिक से अधिक हम लाइक करके आगे शेयर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो हम चैनल को भी बेल दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।